गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्यीय जालिका के कार्यों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने अंतर्द्रव्यीय जालिका की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में हम अंतर्द्रव्यीय जालिका के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो अंतर्द्रव्यीय जालिका के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसमें जो जैसे सबसे पहले बात करें मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट यांत्रिक आधार। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी जो झिल्लियाँ होती हैं वो कोशिका द्रव में एक साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करती है और ये जो साइटोस्केलेटन होता है ये कोशिका के लिए पूरा एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। मतलब कोशिका द्रव्य के अंदर एक इस प्रकार का नेट बन जाएगा जिससे कोशिका को सहारा मिलेगा, एक आलम्बन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। मीन्स एक तरह से कहा जाए तो ये कोशिका का क्या है, कंकाल का निर्माण करता है। तो अंतर्द्रव्यीय जालिका का एक यह महत्वपूर्ण कार्य है जिसके तहत वह कोशिका को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें सिंथेटिक एक्टिविटीज़, संश्लेषणात्मक गतिविधियाँ। तो अंतर्द्रव्यीय जालिका जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका ये मुख्य कार्य होता है कि वो संश्लेषण संबंधी जो क्रियाएं होती हैं उसमें इन्वॉल्व होती है। और संश्लेषण में मुख्य रूप से जैसे एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो उसके द्वारा मुख्य रूप से क्या है, जैसे हमने देखा था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके सरफेस पर क्या राइबोसोम्स लगे रहते हैं और राइबोसोम्स का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करना है। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन संश्लेषण में क्या इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ जैसे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसकी सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, वो जो है मुख्य रूप से जैसे स्टेरॉयड हार्मोन्स है या ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है या कोलेस्ट्रॉल है, ये एस्कॉर्बिक एसिड है, विजुअल पिगमेंट्स हैं। तो हालांकि एस्कॉर्बिक एसिड्स है वो प्लांट्स में होता है, एनिमल्स के केस में नहीं होता। तो मतलब कहने का मतलब मुख्य रूप से जैसे एनिमल्स की केस की बात करें तो इसमें जो है मुख्य रूप से जैसे जो सिंथेसिस ऑफ फैट्स है, कोलेस्टेरॉल्स है, स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, तो विजुअल पिगमेंट्स हैं या फिर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है, इसमें क्या मुख्य रूप से जो है ये इनके सिंथेसिस में क्या रहती है, इन्वॉल्व रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दोनों जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके कार्यों में जो सिंथेटिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें डिफरेंस है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो मेन सिंथेटिक एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो मेन सिंथेटिक एक्टिविटीज़ हैं वो सिंथेसिस ऑफ फैट्स, कोलेस्टेरॉल्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स, विजुअल पिगमेंट्स आदि से रिलेटेड है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी काफ़ी सिंथेटिक एक्टिविटीज़ में है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट इसके बाद बात करें
थर्ड जो है रोल इन मेटाबॉलिज्म, उपापचय में भूमिका। तो उपापचय में जो है ये मुख्य रूप से जैसे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें जो है जैसे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसमें जो है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इन्वॉल्व रहती है विड्रॉल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन डिपोट्स थ्रू द एक्शन ऑफ ग्लूकोज phosphate. This is known as gluconeogenesis. और ये जो है ये सपोर्ट करता है अक्रेंस ऑफ ग्लाइकोजन पार्टिकल्स इन लिवर सेल्स इन दो रीजन्स इन विच स्मूथ ER इज वेल डेवलप्ड। तो ये ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में मुख्य रूप से क्या रहती हैं, इन्वॉल्व रहती हैं। तो इस प्रकार से उपापचय की जो क्रिया है उसमें जो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यह भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेक्स्ट अपन देखें फॉर्मेशन ऑफ अदर साइटोमेम्ब्रेन्स। तो इसका मतलब यह है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है उन मेम्ब्रेन के द्वारा जो अदर साइटोमेम्ब्रेन्स है उनका फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, और जैसे जिसमें मुख्य रूप से जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या फिर मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी बॉडी है, तो इनका जो है फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से किया जाता है। जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है, जैसे इसमें देखोगे इस डायग्राम में, तो इसमें जो है जैसे ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे लिखा हुआ भी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो धीरे धीरे जब मतलब जैसे टीलोफेज जो स्टेज होती है जहाँ पर क्या है कि दोबारा से जो न्यूक्लियस है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर होते हैं, तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है धीरे धीरे इकट्ठा होना क्या हो जाती प्रारंभ हो जाती हैं ये मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और धीरे धीरे इस प्रकार से ये इकट्ठी होती होती क्या फॉर्म करेंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म करेंगी। तो इस प्रकार से जो अदर साइटोमेम्ब्रेन्स हैं, चाहे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो या मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो, तो इन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन देखें। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शंस है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो मतलब मटेरियल्स है उनका क्या एक्सचेंज किया जाता है। और ये एक्सचेंज इनसाइड द सेल हो सकता है और सेल से बाहर भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जो मतलब ट्रांसपोर्ट है मटेरियल का फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ सेल्स और अनदर पार्ट ऑफ सेल्स, मतलब एक तरह से जो सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्म मतलब काम भी करती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो है इस प्रकार से ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क हो जाता है, क्योंकि इसकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ल्यूमन होती है उसके थ्रू जो मटेरियल्स हैं वो इजीली क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखें इसका फंक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो फंक्शन है उसमें जैसे मुख्य रूप से जैसे जो सार्कोप्लाज्मिक
रेटिकुलम होती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स में पाई जाती हैं उनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती हैं ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं बाय रेगुलेटिंग कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन द सार्कोप्लाज्म। तो ये सार्कोप्लाज्म में मतलब जो साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा उसको क्या बोला जाएगा, सार्कोप्लाज्म बोला जाएगा। और उसके अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को ये रेगुलेट करके मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो इस प्रकार से जो मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी क्या करेगी, हेल्प करेगी। और किसमें, मसल्स में। नेक्स्ट जो बात करें डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन में मुख्य रूप से जो है जैसे जो स्मूथ ईआर है वो इन्वॉल्व होगी। और स्मूथ जो ईआर है वो डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करेगी। मीन्स जो हार्मफुल मटेरियल है उनको कन्वर्ट कर देगी लेस हार्मफुल मटेरियल्स में। तो ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जिसके द्वारा जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, उनको लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट में क्या कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखें नेक्स्ट और जो फंक्शन है स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स में क्या है कि जैसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्पेस प्रोवाइड कराती है और टेम्परेरी स्टोरेज के लिए मतलब क्या करेगी, स्टोरेज प्रोवाइड कराएगी। जैसे जो सिंथेटिक प्रोडक्ट हैं मतलब इसके द्वारा जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज किए जा रहे हैं उनको टेम्परेरी क्या करती है, स्टोर करती है, जैसे ग्लाइकोजन वगैरह है। तो इस प्रकार से ये मटेरियल्स के स्टोरेज के लिए एक साइट प्रोवाइड कराती है। तो ये भी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये जो अपन ने कुछ फंक्शंस देखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण फंक्शन है उनका हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए और लगातार कंटिन्यू आप वीडियो देखते रहिए। नेक्स्ट जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो आगे का जो पोर्शन होगा साइटोलॉजी का उस पर डिस्कशन करेंगे। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहें और मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स।